हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज़ क्लास 11th के डे 13 की शुरुआत। क्या है मिरेकल सीरीज़? तो हम लोग 45 वीडियोस के अंदर आपकी पूरी 11th का सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। हमने बेसिक मैथ्स ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, हमने थर्मल फिजिक्स ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है और आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में एंड देन वी विल टॉक अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, इसको कभी भी आप छोड़ के मत जाना अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। खैर, हमारी सीरीज़ का टारगेट है आपके फिजिक्स के डर को ख़त्म करना, क्योंकि अगर आपका डर ख़त्म हो गया तो आप बोर्ड्स भी फोड़ दोगे, नीट भी फोड़ दोगे, जेई का एग्ज़ाम भी फोड़ दोगे। तो आपको इस सीरीज़ को किस एग्ज़ाम के लिए यूज़ करना है वो आपका डिसीजन है। मेरा काम है आपका फिज़िक्स का डर दूर करना और आपको ये एहसास दिलाना कि फ़िज़िक्स एक बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। अब आप पूछोगे सर यूनिट का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी चीज़ को अगर मेज़र किया जा सकता है ना, तो फिज़िक्स में उसको बोला जाता है फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे आप लेंथ को मेज़र कर सकते हो, जैसे आप इस क्लास की ड्यूरेशन मतलब टाइम को मेज़र कर सकते हो, जैसे आप तुम्हारा, मेरा, आपके सामने जो बोतल रखी हुई है उसका मास मेज़र कर सकते हो, जैसे आपके ऊपर आके कोई आपका दोस्त धक्का लगाता है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है आप इस चीज़ को मेज़र कर सकते हो, फोर्स को मेज़र कर सकते हो। तो जिस जिस क्वांटिटी को मेज़र किया जा सकता है उसको बोला जाता है फिज़िकल क्वांटिटी। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी चीज़ को मेज़र करते हो तो आप क्या करते हो, पहले उसका एक फिक्स्ड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, वेल डिफाइंड अमाउंट जो है उसका स्पेशल नाम रख लेते हो। जैसे आपने एक फिक्स्ड डिस्टेंस जो है उसका नाम रख लिया कि दिस डिस्टेंस इज़ कॉल्ड मीटर। तो आपको कोई भी और डिस्टेंस दी जाती है, जैसे आपको मान लो एक स्ट्रिंग दे दी जाए, रस्सी दे दी जाती है, तो उसकी लेंथ आप हमेशा मीटर के मल्टीपल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो। आप बताते हो कि रस्सी की लेंथ 10 मीटर है या 5 मीटर है, इस तरीके से, है ना। तो ये जो वेल डिफाइंड, फिक्स्ड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अमाउंट है फिजिकल क्वांटिटी का, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट। अब आप देखोगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक फिक्स्ड यूनिट ही हो। जैसे लेंथ का ही एग्जांपल ले लो, हम लोग नॉर्मली मीटर्स का यूज़ करते हैं, किसी किसी को आपने फीट का यूज़ करते हुए देखा होगा। दो शहरों के बीच की डिस्टेंस को किलोमीटर्स के अंदर मेज़र किया जाता है और दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस को लाइट ईयर्स के अंदर मेज़र किया जा सकता है। बहुत ही छोटी डिस्टेंसेस के बारे में बात करें तो हम लोग सेंटीमीटर, मिलीमीटर जैसी यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स हो सकती है। इनफैक्ट अलग अलग देशों के अंदर लोगों ने अपने अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए, उन्होंने अलग अलग यूनिट्स बनाई सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो इससे क्या हुआ, इससे तो बहुत ही गहरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए समय समय पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए। मतलब हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सी यूनिट सब लोग यूज़ करेंगे ये फिक्स कर दिया गया, उसका सिंबल क्या होगा ये फिक्स कर दिया गया। तो कलेक्टिवली इन सेट ऑफ रूल्स को, इन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को क्या कहा जाने लगा, सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाने लगा। जैसे कुछ पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो MKS सिस्टम। तो इसमें लेंथ जो है, M स्टैंड्स फॉर मीटर, उसको मीटर के अंदर मेज़र किया जाने लगा। मास जो है K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, उसको किलोग्राम के अंदर मेज़र किया जाने लगा। एंड टाइम जो है S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स, तो उसको सेकेंड्स के अंदर मेज़र किया जाने लगा। तो ये कहलाई आपकी MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। ये काफ़ी पॉपुलर था जब धीरे धीरे फिज़िक्स शुरुआत में डेवलप हो रही थी। अगर अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करी जाए तो वहाँ पर लेंथ को मेज़र किया जाता रहा है फीट के अंदर, मास को मेज़र किया जाता रहा है पाउंड के अंदर और टाइम को मेज़र किया जाता रहा है सेकेंड्स के अंदर। तो इससे हमारा एक सिस्टम ऑफ यूनिट बना जिसको बोला जाता है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। और अगर केमिस्ट्री की बात करी जाए तो वहाँ पर क्योंकि चीज़ें छोटे लेवल पर होती है, लेंथ को मेज़र किया जाता है सेंटीमीटर के अंदर, मास को मेज़र किया जाता है ग्राम्स के अंदर और टाइम को मेज़र किया जाता है सेकंड्स के अंदर। तो एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बना जिसको अपन कहते हैं CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इस तरीके से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करे गए। फिर एक समय ऐसा आया, साइंस इतना तेज़ी से प्रोग्रेस करने लगी तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि यार अब हम इस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल भी नहीं सह सकते, तो हमें एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाना पड़ेगा जो कि इंटरनेशनल हो, मतलब जिसको हर जगह पर यूनिफॉर्मली यूज़ किया जाता हो। तो 1971 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, पेरिस के अंदर हुई थी, और वहाँ पर कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ का जो सेट है
उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा गया। अदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहा गया। हर फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट फिक्स कर दी गई, उसका सिंबल फिक्स कर दिया गया। और भी जो पॉपुलर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके सिंबल्स फिक्स कर दिए गए, उनकी यूनिट्स फिक्स कर दी गई। और इस तरीके से एक कलेक्शन ऑफ रूल्स बनाया गया जिसको हम कहने लगे सिस्टम इंटरनेशनली द यूनिट्स, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और आज हम लोग फिजिक्स के अंदर अगर अनटिल अनलेस स्पेसिफाई ना किया जाए हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसी सिस्टम को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड SI सिस्टम ऑफ यूनिट। तो वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, बट इसके 3 पर्पज़ हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। पहला पर्पज़ तो ये है कि इसके अंदर किन किन क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना गया है ये फिक्स कर दिया गया है। तो इसके अंदर 7 क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना गया है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है कि इन क्वांटिटीज़ को आप लोग डिफ़ाइन करोगे, इनको अदर किसी क्वांटिटी के रेफरेंस के अंदर डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनी? तो मास, लेंथ और टाइम, ये तो हमारे पुराने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। और मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम और इसका सिंबल बनाया गया kg। लेंथ का मीटर, सिंबल बनाया गया स्मॉल m। टाइम का सेकंड्स, सिंबल बनाया गया स्मॉल s। उसके अलावा 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और हैं। वन इज़ कॉल्ड टेम्परेचर, इसकी यूनिट बनाई गई केल्विन, सिंबल बनाया गया K। करंट, यूनिट बनाई गई एम्पियर, सिंबल बनाया गया कैपिटल E। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट बनाई गई मोल्स और सिंबल बनाया गया MOL, स्मॉल MOL। एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो SI यूनिट है वो है कैंडिला और इसका जो सिंबल है वो है CD। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिक्स कर दी गई। और अब बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ है उनको इन क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाने लगा। कैसे एक्सप्रेस किया जाने लगा वो हम सीखेंगे। इनके अलावा हमें महसूस हुआ कि यार 2 क्वांटिटीज़ और हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो नहीं कह सकते बट हमारे इस ग्रुप को वो कंप्लीट करती है, तो उनको कहा जाने लगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। वन इज़ एंगल, तो इसकी यूनिट बनाई गई रेडियंस, सिंबल बनाया गया स्मॉल RAD। एंड अदर इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट को कहा जाने लगा स्टेरेडियंस एंड सिंबल बनाया गया SR। एंड बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो कहलाई डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्यों डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाई? क्योंकि उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में डिराइव किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे इस सिस्टम के अंदर कुछ प्रीफिक्सेस भी फिक्स कर दिए गए, जैसे फेम्टो का मतलब होता है 10⁻⁻15, जैसे पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12, जैसे नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, जैसे माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, जैसे मिली का मतलब होता है 10⁻3, सेंटी का मतलब होता है 10⁻2। तो कोई भी यूनिट आपको अगर दे रखी हो और अगर आपको उसकी साइज़ डिक्रीज़ करनी है तो आप इनमें से कोई सा भी प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हो। और अगर इंक्रीज़ करनी है तो आप किलो मतलब 10⁻3, मेगा मतलब 10⁻6, गीगा मतलब 10⁻9, टेरा मतलब 10⁻12 एंड पीटा मतलब 10⁻15, इन प्रीफिक्सेस को यूज़ कर सकते हो। तो इनका पर्पज़ ये है कि आपकी जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट जो है उसकी साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के काम में आते हैं। जैसे देखो मैंने कहा 5 किलोग्राम्स, मैंने बोला इसको ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? तो आपको पता है 5 तो एज इट इज़ रहेगा और किलो का मतलब अभी अभी मैंने बताया था कितना 10⁻3, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻3 ग्राम्स। किलो का मतलब कितना हो गया? 10⁻3। कोई कहे कि बताओ 5 किलोग्राम को नैनोग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करो, अब आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले 5 किलो का मतलब कितना होता है? किलो का मतलब होता है 10⁻3, है ना। तो ये तो आपने 5 किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो नैनो से आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है तो नैनो से आपने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपकी ओवरऑल यूनिट बन गई नैनोग्राम्स, है ना। पहले आपने किलोग्राम को ग्राम में और फिर नैनोग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो जाएगी वैल्यू 5 × 10⁻3 और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, इतने नैनोग्राम हो जाएगा, है ना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे 10⁻⁹ को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻12 नैनोग्राम्स। तो हमारा 5 किलोग्राम जो होता है
उसको अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप नैनोग्राम्स के अंदर, माइक्रोग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन प्रीफिक्सेस का पर्पज़ ही क्या है, आपकी यूनिट की साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना, है ना। तो इन प्रीफिक्सेस का स्पेशल मतलब होता है और वो आपको ध्यान में रखना है, तो अब आपको कन्वर्जन के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिक्स कर दी गई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ फिक्स कर दी गई, प्रीफिक्सेस आपके फिक्स कर दिए गए। अब क्या बचा, अब बचा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को जब अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिखते हैं तो उसका लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है, उसको अपन बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो कैसे, जैसे मैंने वेलोसिटी का एग्जांपल लिया, तो वेलोसिटी बाय द वे आपने पढ़ रखा होगा, बाकी मैं बता देता हूँ। वेलोसिटी इज़ नथिंग बट लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हमने वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाई। अब अपन इतना बढ़ा भी क्यों लिखे, अपन लेंथ का कैपिटल L उठा लेते हैं, टाइम का कैपिटल T उठा लेते हैं, और इस बात को कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि लेंथ न्यूमरेटर के अंदर है और टाइम डिनोमिनेटर के अंदर है, यूजिंग पावर्स, है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, L और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1, एंड टाइम में से हमने कैपिटल T उठा लिया और इसकी पावर कितनी हो गई -1। थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कैद कर दिया, तो ये कहलाया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। एक और एग्जांपल देखो, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। आप लोगों को धीरे धीरे ये डेफिनेशंस पता पड़ जाएगी, वैसे बाय द वे आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, आप 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो ये सारी की सारी चीज़ें। अब वेलोसिटी जो है, आप बोलोगे सर ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही नहीं, तो आप वेलोसिटी को फर्दर लिख सकते हो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। क्या लिख सकते हो, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, अगर ऊपर ले जाओगे तो -2 हो जाएगी। इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2। या फिर आप क्या कर सकते थे, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली रख सकते थे, क्योंकि वो तो अभी अभी आपने डिराइव किया है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला था L1 T-1, और नीचे T⁻1 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो नीचे से ऊपर लेके आओगे तो अगेन वो -1 बन जाएगा, ओवरऑल पावर हो जाएगी -2। तो आपको वापस से सेम डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा L1 T-2। तो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी अगर आपके पास में उसका फॉर्मूला है कि उसको कैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिखा जा सकता है, या कैसे उन क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिखा जा सकता है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला खुद से फिगर आउट कर सकते हो। मोमेंटम का एग्जांपल लो, इट इज़ रिटन एज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो मास को आपने वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m1 L1 T-1। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपने मास को एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा m1 L1 T-2। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अगर अपन बात करें एनर्जी का, तो एनर्जी होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो आपने फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेंथ की ओवरऑल पावर कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई, तो ये बन जाएगा m1 L2 T-2। ये एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। एनर्जी का, वर्क का, हीट का, टॉर्क का, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है ना। प्रेशर, तो प्रेशर को लिखा जा सकता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स हो जाएगा आपका m1 L1 T-2, और एरिया का मतलब हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ की ओवरऑल पावर कितनी बचेगी, -1। 2 को आप ऊपर ले जाओगे तो -2 एंड +1 करोगे तो -1 बचेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m1 L-1 T-2। पावर के बारे में बात करो तो पावर इज नथिंग बट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी, राइट। तो आपने एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला उठाया और उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो टाइम की ओवरऑल पावर हो गई -3। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1 L2 T-3। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार, हमें जैसे जैसे हम फिज़िक्स पढ़ते चले जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन हमें पता पड़ता जाएगा, और जैसे जैसे हमें रिलेशन पता पड़ता जाएगा वैसे वैसे हम खुद डायमेंशनल फार्मूलाज बना लिया करेंगे। तो आपको डायमेंशनल फार्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं है, एक भी डायमेंशनल फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनके बीच का रिलेशन ध्यान रखना है, और वो आपको अपने आप ध्यान रह जाएगा जैसे जैसे आप फिज़िक्स पढ़ते चले जाओगे, ठीक है। एक और ख़ास बात मैंने आपको यहाँ पर बताई, जैसे मैंने बोला टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा,
अब टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, है ना। आप आगे जाके पढ़ोगे टॉर्क के बारे में, आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है टॉर्क, और एनर्जी भी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m1 L2 T-2 हो जाएगा। तो एक फैक्ट यहाँ पे आपको पता चला कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है ना। ऐसे और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं बट उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सबका सेम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि बताओ इन चारों ऑप्शंस के अंदर कौन सा ग्रुप है फिजिकल क्वांटिटीज़ का जिनमें सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो आपको अब वो फैक्ट पता रह गया कि हाँ यार डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है भले ही फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग अलग हो। तो आप सबका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के देखोगे, जिसमें सबका सेम आ जाएगा वो आप टिक करके आ जाओगे, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए कि बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो अपन डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना भी सीखते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे एग्जांपल करवा चुका हूँ, और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और आपको इन सभी डायमेंशनल फॉर्मूलाज को फिर याद भी कर लेना है अगर कर सकते हो तो, क्योंकि ये क्वेश्चंस के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पहले तो फॉर्मूला याद करो। तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F = G m1 m2 अपॉन r², है ना। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G, इसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मासेस का प्रोडक्ट। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है m1 L1 T-2, अभी अभी हमने निकाला था। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L2 और मासेस का प्रोडक्ट मतलब हो जाएगा m2। तो ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी मास की, ऊपर 1 नीचे 2, तो ओवरऑल पावर हो जाएगी आपकी m⁻⁻1। लेंथ की ओवरऑल पावर हो जाएगी 3 और टाइम की ओवरऑल पावर हो जाएगी आपकी -2। तो ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। इसको आप चाहो तो ध्यान भी रख सकते हो। प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ पे मिलेगा आपको, आप एनर्जी को डिफाइन करते हो। आप पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर फोटोन्स के बारे में, फोटोन्स की एनर्जी के बारे में। तो फोटोन्स की जो एनर्जी होती है ना, वो होती है प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, है ना। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का तो डायमेंशनल फॉर्मूला मान लो आपको निकालना है, ठीक है। बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर आपको एनर्जी का तो डायमेंशनल फॉर्मूला फिर भी याद करवाया है मैंने, m1 L2 T-2। फ्रीक्वेंसी, तो आपको फ्रीक्वेंसी याद होगी, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टाइम की पावर -1। तो अब आपका काम हो गया, ओवरऑल पावर हो जाएगी m1 L2 -1 को ऊपर ले जाओगे तो +1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका T-1। तो ये आपका ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला होगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। जैसे आपसे कोई पूछे बताओ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप 11th क्लास में ही एक रूल पढ़ोगे जिसमें जो विस्कस फोर्स है उसको डिफाइन किया जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे आपकी ट्यूब के अंदर जब भी कोई लिक्विड फ्लो होता है ना, तो उसका ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट dv डिवाइडेड बाय dx। अब यहाँ पे देखो, ये जो ईटा है ये किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय dx डिवाइडेड बाय dv। अब आप घबरा रहे होंगे कि सर हमें तो इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला पता ही नहीं है। पता है आपको, देखना कैसे पता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m1 L1 T-2, एरिया का मतलब हो जाएगा L2। अब dv आपको देखने में खतरनाक लग रहा है बट इट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी के इक्वली होगा, क्योंकि बात तो आप वेलोसिटी की कर रहे हो ना, फिजिकल क्वांटिटी तो आपकी सेम ही है। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है L1 T-1। ऐसे ही सॉरी ऊपर dx है, dx इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज नथिंग बट लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L और वेलोसिटी का हो जाएगा L1 T⁻⁻1। अब देखो
L से आपका L कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल पावर हो जाएगी m1, L की टोटल पावर हो जाएगी L-1 और T की टोटल पावर हो जाएगी T-1। ये आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो जब भी किसी चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो, आपको बस केवल और केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका कोई रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रिलेशन पता है तो आप आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। और अब ये जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो, ये क्योंकि फ्रीक्वेंटली आपके इधर उधर कहीं काम आते रहते हैं। अब अपन बात करते हैं उन क्वांटिटीज़ के बारे में जो कि डायमेंशन लेस होती है ना। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ डायमेंशन लेस होगी, मतलब जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी, जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, या कहो तो उनकी डायमेंशंस जो होंगी वो ज़ीरो होंगी। यहाँ पे बाय द वे ध्यान रखना कि हम जो ये पावर्स यूज़ कर रहे हैं ना, इनको क्या बोला जाता है, डायमेंशंस बोला जाता है। ओवरऑल तो कहलाता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसमें जो पावर्स है स्पेसिफिकली वो कहलाती है डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होने का मतलब है कि अगर आप उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की भी कोशिश करोगे तो आपकी डायमेंशंस जो होंगी वो ज़ीरो होंगी, है ना। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ इस कैटेगरी के अंदर आती है, तो क्वांटिटीज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो रेशियो होगा ना, जैसे मान लो आपने वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया तो ऑब्वियसली आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ज़ीरो हो जाएगा। आपने लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ है फिजिक्स के अंदर, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अल्टीमेटली तो आप स्पीड को स्पीड से ही डिवाइड कर रहे हो ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो ले रहे हो, पक्का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आप 11th क्लास में पढ़ोगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। अब दोनों है तो फोर्स ही, फोर्स को फोर्स से डिवाइड कर रहे हो तो पक्का जो क्वांटिटी मिलेगी वो डायमेंशन लेस होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन टू चार्जेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अगेन फोर्स को फोर्स से डिवाइड कर रहे हो तो ये जो क्वांटिटी होगी वो डायमेंशन लेस होगी। सिमिलरली रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है म्यू आर, ये भी आपकी डायमेंशन लेस होगी। तो इनके बारे में आप जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। अभी 11th में आप इनको एज ए फैक्ट ध्यान रख सकते हो। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं ना, जो फॉर्मूलाज के अंदर आपको नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे 2 दिखाई दे गया, हाफ दिखाई दे गया, ई दिखाई दे गया, पाई दिखाई दे गया, ये सब न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं इनका डायमेंशनल फॉर्मूला ज़ीरो होता है, डायमेंशंस ज़ीरो होती है, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ऐसे ही लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल्स, लॉग एक्स हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, इनमें इवन ये जो क्वांटिटी है एक्स, ये भी आपकी डायमेंशन लेस होगी। ओवरऑल भी ये डायमेंशन लेस होंगे और इनके अंदर जो क्वांटिटी है वो भी आपकी डायमेंशन लेस होगी। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं ना, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, पढ़ाई है हमने बेसिक मैथ्स के अंदर, ये भी ओवरऑल भी डायमेंशन लेस होते हैं और इनके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अंदर क्या आता है, एंगल आता है। एंगल क्या है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो एंगल भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी क्या होंगी, डायमेंशन लेस होंगी। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ के बारे में एक इंपॉर्टेंट रूल आपको ध्यान में रखना है जो कि अक्सर पूछा जाता है। आपने नोटिस किया कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज़ नॉट नेसेसरीली यूनिट लेस। जैसे मैंने अभी अभी एंगल का एग्जांपल आपको बताया था, एंगल जो है वो डायमेंशन लेस है ना। आपने आर्क को रेडियस से डिवाइड किया, लेंथ को लेंथ से डिवाइड किया, तो ऑब्वियसली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ज़ीरो होगा, डायमेंशन लेस होगी। बट फिर भी हमने इसकी यूनिट डिफाइन करी है। यूनिट डिफाइन करना नहीं करना हमारे हाथ में, हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट के हाथ में है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिट लेस भी होगी। एंगल और सॉलिड एंगल इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जबकि उल्टा जो है वो पॉसिबल है। अगर आपकी कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है तो फिर वो पक्का डायमेंशन लेस भी होगी। इट इज़ नेसेसरीली डायमेंशन लेस ऑल्सो। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो गया, ठीक है ना, ये सब क्वांटिटीज़ आपकी यूनिट लेस है ना, इनकी कोई यूनिट नहीं बनाई हमने, तो पक्का फिर ये डायमेंशन लेस भी होंगी। भाई जब हमने यूनिट ही नहीं बनाई तो हमने इसीलिए तो नहीं बनाई ना यूनिट, क्योंकि उनकी कोई डायमेंशंस नहीं थी। डायमेंशंस नहीं होने पर हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम यूनिट बनाएं या ना बनाएं। अब हमने यूनिट भी नहीं बनाई, इसका मतलब पक्का हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन लेस है। तो ये ध्यान रखना, डायमेंशन लेस होने पर यूनिट लेस हो ज़रूरी नहीं है।
एंगल, सॉलिड एंगल इसका एग्जाम्पल है, बट यूनिटलेस होने पर डायमेंशनलेस होगी, ये आपका कंफर्म है। ठीक है, अगर अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के बारे में बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर वैलिड रिलेशनशिप आपको दी जाती है बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, कोई भी आपको फॉर्मूला दिया जाता है, ठीक है, रिटन एज ए मैथमेटिकल इक्वेशन, इट शुड हैव सेम डायमेंशंस फॉर ईच टर्म इन इट। तो उस फॉर्मूला के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी ना, टर्म्स का मतलब होता है जो प्लस माइनस या इक्वस टू के साइन के द्वारा सेपरेटेड हो, तो उन सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। जैसे आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा है ना, इट इज़ नथिंग बट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके अंदर कितनी टर्म है? 3 है। ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये ओवरऑल आपकी सेकंड टर्म हो गई, और ये ओवरऑल आपकी क्या हो गई? थर्ड टर्म हो गई। तो हमें पता है कि ये हमारा फॉर्मूला जो है वो वैलिड है। वैलिड है तो इसकी सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा रूल सही है या गलत है। तो एस मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल। अब देखते हैं यू इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1 t-1, और टी का मतलब हो जाएगा टाइम। टी से टी की पावर -1 चला जाएगा, तो ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कितना मिलेगा? L1 मिलेगा। यार बात तो सही नज़र आ रही है। थर्ड टर्म देखते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर हाफ है, हाफ न्यूमेरिक कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस होगा, इग्नोर कर सकते हैं। फिर है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1 t-2, एंड फिर टाइम का स्क्वायर मतलब t+2। अगेन t+2 से t-2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना बचेगा आपका? L1 बचेगा। तो आप देख रहे हो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल नज़र आ रहे हैं, मतलब पक्का हमारी जो इक्वेशन है वो वैलिड है, पक्का हमारी इक्वेशन वर्क करती है। लेकिन देखो बच्चों, ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है ऐसा। मान लो इस इक्वेशन में मैं हाफ नहीं रखता तो भी डायमेंशनली तो हमारी इक्वेशन वैलिड होती, बट हमें पता है कि इक्वेशन गलत होती। हमें पता है ना इक्वेशन के अंदर हाफ आता है। तो ये रूल आप ध्यान रख लेना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, आपने चेक किया डायमेंशनली आपको करेक्ट मिली, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो रिलेशनशिप गलत हो, उसके अंदर कोई ना कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट ऐसा हो जो कि आपने मिस कर दिया हो, और क्योंकि उसकी तो कोई डायमेंशंस होती नहीं है, तो डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, वो स्टिल एक गलत फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो फिर आप बोलोगे सर फिर इसका यूज़ क्या हुआ? तो इसका यूज़ वैलिडेशन के अंदर होगा। हम चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं? इफ़ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो हम ये चेक करेंगे कि भाई हमारी इक्वेशन जो है, हमें जो फॉर्मूला दिया गया है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट तो नहीं है। नेगेटिव अप्रोच अपनाएंगे अपन। तो अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट निकला तो फिर कंफर्म वो गलत होगा। भाई करेक्ट निकला तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो इनकरेक्ट है डायमेंशनली, तो फिर हम पक्का कह सकते हैं कि फिर वो फॉर्मूला गलत है। सो इट इज़ नेसेसरीली रॉन्ग फॉर श्योर। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं। आप क्या करते हो, उन चारों ऑप्शंस का डायमेंशंस निकाल लेते हो, और आप देखते हो कि डायमेंशंस उस फिजिकल क्वांटिटी से मैच कर रही है जो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछी जा रही है। तो कई बार ऐसा जुगाड़ बैठ जाता है कि चारों में से एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो कि डायमेंशनली उस फिजिकल क्वांटिटी की तरफ इंडिकेट करता है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो भले ही वो आपको क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो, आप डायमेंशंस के थ्रू उसको कर सकते हो, ये जुगाड़ लगा सकते हो। हालांकि ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट जब भी पूछे जा सकते तो आप इस तरीके का जुगाड़ लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी एक एप्लीकेशन और देख लेते हैं इसकी, चेंजिंग अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर चेंज कर सकते हैं डायमेंशंस को। तो मान लो हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, तो हमें सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें फोर्स दिया गया है, हमें बोला गया है फोर्स है 5 न्यूटन। तो ये कौन से सिस्टम के अंदर है? ये SI सिस्टम के अंदर है। और आपको बोला गया है कि इसको आप भाई साहब कन्वर्ट कर दो CGS सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये आपको टास्क दिया गया है।
तो मैंने पहली रिक्वायरमेंट क्या बताई कि आपको जो फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट करनी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है m1 L1 T-2, मतलब आपको पता पड़ गया कि A का मतलब 1 है, B का मतलब 1 है और C का मतलब -2 है। पहला काम आपका हो गया। फिर सिस्टम 1, जिस सिस्टम में आपको क्वांटिटी दे रखी है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि मास, लेंथ और टाइम कितने किलोग्राम, कितने मीटर और कितने सेकंड के इक्वल है। तो SI सिस्टम के अंदर मास जो है वो कितने किलोग्राम के इक्वल होता है, 1 किलोग्राम। लेंथ जो है वो होती है 1 मीटर और टाइम जो होता है वो होता है 1 सेकेंड। जिस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है उसमें मास कितना हो जाएगा, कितना किलोग्राम हो जाएगा। तो CGS सिस्टम में मास तो होता है आपका ग्राम्स, तो 1 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप लिख सकते हो 10⁻³ किलोग्राम्स हो जाएंगे। लेंथ होती है सेंटीमीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻² मीटर्स होते हैं। ऐसे टाइम, तो यहाँ पे भी टाइम तो कितना होगा, 1 सेकेंड ही होगा। आप यूं भी कर सकते हो कि किलोग्राम को ग्राम्स में लिख सकते हो, मीटर को सेंटीमीटर में लिख सकते हो, है ना। कोई भी एक चीज़ में कन्वर्ट करना है आपको, या तो सबको किलोग्राम मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लो या फिर सबको सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लो। वैल्यू, तो पहले वाले सिस्टम के अंदर आपको जो वैल्यू दी हुई है N1 वो कितनी दी हुई है, 5 न्यूटन दी हुई है, और दूसरे वाले सिस्टम के अंदर आपको जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे आप एक प्रिंसिपल यूज़ करते हो कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी का जो अमाउंट है वो हमेशा सेम रहेगा। अगर आपने बड़ी यूनिट यूज़ करी है तो जो मैग्नीट्यूड है, जो नंबर है वो छोटा हो जाएगा। जैसे आप बोलो कि 2 शहरों के बीच की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, तो आप किलोमीटर नाम की यूनिट यूज़ कर रहे हो तो नंबर कितना आ रहा है, 200। अगर आप मीटर यूज़ करोगे तो फिर कितने हो जाएगी, 200 को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 200,000 मीटर्स हो जाएगी। आपने यूनिट छोटी करी तो नंबर आपका बढ़ गया, पहले 200 था अब 200,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि N1 मतलब नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, यूनिट को अपन यूज़ करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू। तो N1 टाइम्स यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम इज इक्वल टू N2 टाइम्स यूनिट इन सेकंड सिस्टम। तो उससे हमारे पास में एक ओवरऑल फॉर्मूला आ जाता है, N2 इज इक्वल टू N1 टाइम्स M1 डिवाइडेड बाय M2 की पावर A, L1 डिवाइडेड बाय L2 की पावर B एंड T1 डिवाइडेड बाय T2 की पावर C। तो यहाँ पे देखो N1 हमें कितना दे रखा है, 5, M1 दे रखा है 1 किलोग्राम, M2 दे रखा है 10⁻³ किलोग्राम, पावर A कितना है हमारा 1 है। फिर L1 कितना दे रखा है हमें 1 मीटर, L2 दे रखा है 10⁻² मीटर, पावर कितनी है 1, और टाइम तो ऊपर भी 1 सेकेंड है और नीचे भी 1 सेकेंड है, तो पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला। पावर कितनी है, -2, तो हो जाएगा 10⁻³ ऊपर ले जाओगे +3, 10⁻² ऊपर ले जाओगे +2, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁵। अब CGS यूनिट के अंदर जो फोर्स की जो यूनिट है ना उसको कहा जाता है डाइन, तो ये 5 × 10⁻⁹ के इक्वल हो जाएगा। 5 न्यूटन जो है SI सिस्टम के अंदर, वो CGS सिस्टम के अंदर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁵। आपने यूनिट्स छोटी यूज़ करी तो आपकी वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस मेथड को, इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं जब हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना हो किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को। और इससे ज़्यादा, इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी आपको ध्यान में रखना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ डायमेंशन लेस होती है, और आपको ये वाला रूल ध्यान रखना है जो कि मैंने कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया। आप देखोगे, आप पूरे 30, 35, 40 साल के क्वेश्चन उठा के देख लो, इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बट क्वेश्चंस को पूछने का तरीका अलग अलग रहा है, तो अपन कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, देन अपनों को पता चलेगा कि हाँ हमारी जो नॉलेज है उसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, तो हमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया A एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल V डिवाइडेड बाय डेल Z, यहाँ पे डेल X की जगह डेल Z लिखा हुआ है, वेयर ईटा इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ईटा इज। तो ये तो हमने निकाला था, आपको याद भी होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, M1 L-1 T-1, मैंने पूरा निकाल के बताया हुआ है आपको। टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ लेंथ L
and radius r, the pressure difference between the two ends of the tube is P. The viscosity of oil is given is this, where this is velocity of oil at a distance x from the axis of the tube. The dimensions of eta are. तो अगेन देखो घुमा फिरा के हमें एक फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन निकाली किसकी जा रही है यूनिट्स, विस्कोसिटी कोफिशिएंट की निकाली जा रही है. तो वैसे तो हमें डायरेक्ट पता है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बट फिर भी हम निकाल लेते हैं. तो देखो P यहाँ पर क्या है, प्रेशर डिफरेंस. तो प्रेशर डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M1. प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ करता था, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. तो M1 L माइनस 1 T माइनस 2. फोर्स होता था M1 L1 T माइनस 2, उसको L स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो L की ओवरऑल पावर L माइनस 1 हो जाएगी. फिर ये जो R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये बेसिकली आप में लेंथ स्क्वायर में से लेंथ स्क्वायर को माइनस कर रहे हो. तो ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला आपका हो जाएगा L स्क्वायर. अब इसको L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर करके जीरो मत कर देना, ठीक है ना. डिफरेंस जो है उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल ही होता है. फिर डिवाइडेड बाय 4, न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इग्नोर कर सकते हो. V वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा L1T माइनस 1, और L यहाँ पर क्या है, लेंथ है. तो अगेन लेंथ हो जाएगा आपका L1. तो देखो ये L1 और ये L1 मिलके L2 होंगे, और L2 से आपका L2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 को ऊपर ले जाओगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा आपका M1 L माइनस 1 T माइनस 1. वैसे हमें याद भी था बट हमने फिगर आउट भी कर लिया. P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, एंड S रिप्रेजेंट्स रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. The non-zero integers x, y, z such that p की पावर x, s की पावर y, c की पावर z is dimensionless r. देखो ध्यान से देखना, तो हमें कहा गया है p जो है वो रेडिएशन प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, अल्टीमेटली प्रेशर है, ठीक है ना. c रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट एंड s रिप्रेजेंट्स रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. तो ओवरऑल ये जो चीज़ है P पावर x, S पावर y एंड C पावर z, ये आपकी डायमेंशन लेस होनी चाहिए. मतलब M की पावर भी ज़ीरो आनी चाहिए, ओवरऑल L की पावर भी ज़ीरो आनी चाहिए, और T की पावर भी ज़ीरो आनी चाहिए. अब ये कैसे आएगी, तो आप कर लो. प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L माइनस 1 T माइनस 2, इसकी ओवरऑल पावर है x. S क्या है, रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया. तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M1 L2 T माइनस 2 पर यूनिट एरिया, मतलब L2 पर सेकेंड यानी कि T. तो आपने एनर्जी को एरिया और टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका ओवरऑल S का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा. और C क्या है यहाँ पर, रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट. तो स्पीड ही है, स्पीड का मतलब हो जाएगा L1 T माइनस 1 इसकी पावर Z. तो ओवरऑल जब आप सॉल्व करोगे तो आपको M की ओवरऑल पावर 0 मिलनी चाहिए, L की ओवरऑल पावर 0 मिलनी चाहिए, टाइम की ओवरऑल पावर 0 मिलनी चाहिए. देखो ओवरऑल पावर कितनी मिल रही है, तो यहाँ से M की पावर मिल रही है x, इधर से मिल रही है y, और उधर से कोई भी नहीं मिल रही है ना तीसरे वाले से. L की पावर देखो इधर से मिल रही है माइनस x, यहाँ पे L2 से L2 कैंसिल आउट हो गया, तो L की कोई पावर नहीं मिलेगी हमें, और वहाँ से मिलेगी L की पावर z. टाइम को देखो, टाइम की पावर मिल रही है माइनस 2x, इधर देखोगे माइनस 2 एंड प्लस 1, प्लस 1 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 3y एंड माइनस z. और ये ओवरऑल किसके बराबर आनी चाहिए, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 के बराबर आनी चाहिए. तो अब आप क्या कर सकते हो, पावर्स को कंपेयर कर सकते हो. जैसे आप देखोगे x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 0, यानी कि x माइनस वाई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है. ऐसे ही माइनस एक्स प्लस जेड भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, यानी कि x और z आपस में इक्वल हो जाने चाहिए. वैसे तो आप ऑप्शन के अंदर चेक कर सकते हो कि x और z आपस में इक्वल हैं और x और माइनस वाई आपस में इक्वल हैं, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है. तो देखो ये करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें x और y को इक्वल बता रखा है ना. ये आपका इसलिए करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें x और z आपस में इक्वल नहीं है ना. और ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर x और z आपस में इक्वल नहीं है. तो पक्का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा. इसके अंदर x और y
जो रिलेशन है उससे रिलेटेड है और एक्स और जेड आपस में इक्वल है। वैसे आप इक्वेशन सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ अ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाय अ रिलेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए टाइम्स एम की पावर एक्स के की पावर वाई, वेयर ए इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करेंगे कि अगर हमारा ये रिलेशन वैलिड है तो डायमेंशनली दोनों तरफ की जो टर्म्स है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी की पावर -1, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट टाइम का रेसिप्रोकल। ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो उसकी डायमेंशन हमें वैसे भी नहीं लेनी। एम यहाँ पर क्या है, मास है ना, तो मास का मतलब हो जाएगा कैपिटल एम और इसकी पावर हमें लेनी है एक्स। और के यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो स्प्रिंग के लिए आपको ध्यान रखना है एफ इज इक्वल टू होता है के एक्स, तो के हो जाता है आपका एफ अपॉन एक्स। अगर अभी आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो एज अ फैक्ट इसको ध्यान रख लो। अब फोर्स हो जाएगा आपका m1 L1 T-2 और इसको अगर आप L1 से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल फॉर्मूला आ जाएगा आपका m1 T-2, ठीक है। तो m1 T-2 इसकी ओवरऑल पावर कितनी हो जानी चाहिए, y। तो ओवरऑल पावर देखो कितनी आ रही है, m की पावर तो आ रही है x प्लस y और t की पावर आ रही है -2y और l की पावर आ रही है 0। इधर भी आप देखोगे तो m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर -1 है। तो आप क्या करो, -2y को कंपेयर करो -1 से, जो टाइम की पावर है उनको कंपेयर कर लो, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। और x प्लस वाई को कंपेयर करो 0 से, क्योंकि m की पावर 0 है, y की वैल्यू 1/2 मिल गई तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/2। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, x की पावर -1/2 एंड y की पावर 1/2। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एन इक्वेशन इज गिवन हियर p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू b टाइम्स थीटा अपॉन v, वेयर p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम एंड थीटा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। A एंड B आर कॉन्स्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ A विल बी। तो देखो जो टर्म्स हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो एक टर्म है ये और एक टर्म है ये, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला A अपॉन वॉल्यूम के स्क्वायर के बराबर हो जाना चाहिए। यानी कि A का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L-1 T-2 और वॉल्यूम का मतलब होता है L3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, L6 हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा आपका m1 L प्लस 5, 6 में से 1 चला गया तो 5 बचेगा एंड T की पावर -2। ये आपका A का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाना चाहिए, 1 + 5 एंड -2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। Velocity v of a particle at time t is given by this formula where a, b, c are constant. The dimensions of a, b, c are respectively. तो अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो इसको पकड़ो, तो इसके अंदर एक टर्म t है और एक टर्म c है, तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सीधा सीधा किसके बराबर आ जाना चाहिए, t के बराबर आ जाना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऐसा हो रहा है, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट आगे भी चेक कर लेते हैं। फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में बराबर होना चाहिए, तो ए टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला के। तो ए हो जाएगा आपका वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1 T-2। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिख रहा है। और अब अपन बात करते हैं बी की। तो जो b अपॉन टी प्लस सी है, b अपॉन टी प्लस सी, अब टी प्लस सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, t है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला v के इक्वल हो जाना चाहिए। तो b इज नथिंग बट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वेलोसिटी इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज नथिंग बट लेंथ। फॉर्मूला भी रख के देख सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका l। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशंस ऑफ मास। तो हम लोगों को मास को किसकी फॉर्म में लिखना है, फोर्स की फॉर्म में, तो मान लो पावर x आ जाएगी, वेलोसिटी की फॉर्म में पावर y आ जाएगी एंड टाइम की फॉर्म में पावर z आ जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आपकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो इधर तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L0 T0 और इधर डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L1 T-2 की पावर x। v की अगर अपन बात करें तो L1 T-1 की पावर y और t की बात करें तो t तो टाइम है ही, इसकी पावर z।
तो ओवरऑल पावर आ जाएगी आपकी m की पावर x, ठीक है। l की पावर देखेंगे तो x प्लस y, और t की पावर देखेंगे तो -2x माइनस वाई प्लस z। कंपेयर कर लो तो x तो सीधा सीधा कंपेयर हो गया 1 से, x प्लस वाई सीधा सीधा कंपेयर हो गया 0 से, तो y हो जाएगा आपका -x मतलब -1, है ना। और -2x माइनस वाई प्लस z, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए 0, तो x की जगह रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा -2, y की जगह रखते हैं -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस z इज इक्वल टू 0, -1 बचेगा तो z भी आ जाएगा आपका 1। तो x 1 होना चाहिए, y -1 होना चाहिए और z 1 होना चाहिए। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका फोर्स की पावर 1, वेलोसिटी की पावर -1 एंड टाइम की पावर अगेन 1, F1 V -1 T1। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। इफ डायमेंशंस ऑफ अ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज दिस, वेयर these are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of tube respectively, then the values x y z are given by, ठीक है। तो अगेन v यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा m0 l1 t -1, और उधर की तरफ जाएंगे तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट हो जाएगा आपका m1 l -1 t -1, इसकी पावर करनी है x, डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसकी पावर करनी है हमें y, एंड r क्या है यहाँ पर रेडियस, तो रेडियस का मतलब तो हो जाएगा सिंपली l, तो l की पावर हो जाएगी z। तो ओवरऑल पावर देखो m की ओवरऑल पावर आ रही है कितनी x प्लस y, l की देखो -x -3y एंड प्लस z, और t की पावर देखो -x। कंपेयर करो तो -x तो सीधा सीधा -1 से कंपेयर हो रहा है, तो x तो आ जाएगा आपका 1। फिर x प्लस वाई कंपेयर हो रहा है 0 से, तो y आ जाएगा आपका -x यानी कि -1, और फिर -x -3y प्लस z कितना होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। तो x की जगह आप रखो 1 तो ये हो जाएगा -1, y की जगह रखो -1 तो ये हो जाएगा +3, प्लस z इज इक्वल टू 1, 3 -1 करोगे 2, 2 को उधर ले जाओगे तो z की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। तो ये तीनों वैल्यूज आ जाएगी आपकी 1 -1 -1। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी, है ना। तो सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन जो है वो होता है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, यानी कि m1 l1 t -2 डिवाइडेड बाय लेंथ l1, तो ये हो जाएगा आपका m1 t -2, ये आपका सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब इसको आपको किसकी टर्म्स में लिखना है, एनर्जी, तो सरफेस टेंशन मतलब m1 l0 एंड t -2, इसको आपको किसकी फॉर्म में लिखना है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 l2 t -2, इसकी पावर x, वेलोसिटी मतलब l1 t पावर -1, इसकी पावर y, एंड टाइम मतलब t, इसकी पावर z। तो ओवरऑल पावर देखो कितनी हो जाएगी, m की पावर हो गई x प्लस, अच्छा ओनली x रही m की पावर, l की पावर देखो 2x प्लस y, और t की पावर देखो -2x -y एंड प्लस z। कंपेयर करो तो x तो डायरेक्टली कितना आ गया 1 आ गया, फिर 2x प्लस y कितना आ गया 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2x मतलब -2, ठीक है। एंड टाइम को कंपेयर करो -2x -y प्लस z इज इक्वल टू -2, रखो वैल्यू x की जगह 1 रखोगे तो -2, y की जगह -2 रखोगे तो ये +2 हो जाएगा, प्लस z इज इक्वल टू -2, 2 से 2 चला गया तो z की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये हो जाएगा एनर्जी की पावर 1, वेलोसिटी की पावर -2 एंड टाइम की पावर -2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। ई v पावर -2 t पावर -2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है।